नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 12 की। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 तक आपने आई होप की कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम आगे का काम करेंगे, जो एक फ्रेश टॉपिक होगा, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब आपको एक मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करना है, किस पर? करंट कैरी करता हुआ कोई वायर होगा और उसको रखा हुआ है आपने कहाँ पर? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो यूनिफॉर्म नेचर का है। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म नेचर वाले मैग्नेटिक फील्ड में ही रखना है, उसी में स्टडी करनी है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जैसा कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अगर मोशन में होगा और वहाँ पर सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स आप किस तरह से लिखते हैं? Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई कंडक्टिंग वायर है मान के चलिए, और इसके अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर मोशन में आ गए। एक ड्रिफ्ट स्पीड उस इलेक्ट्रॉन के पास होती है, एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के सराउंडिंग में, इस वायर में करंट जो चल रहा है उसकी वजह से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। तो फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, और फिर उसमें इस मैग्नेटिक वायर पर भी इस करंट कैरिंग वायर पर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, एज वी नो दैट द मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। हम जान रहे हैं ना कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह द करंट कैरिंग वायर हैज आल्सो द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि चार्ज पार्टिकल है। करंट कैरिंग वायर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज पार्टिकल है। इन ड्रिफ्टेड कंडीशन में करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? ड्रिफ्टेड कंडीशन में रहते हैं, मतलब इनके पास नेट मूवमेंट प्रेजेंट होता है, नेट मूवमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दीज ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, और इसी की वजह से ये जो ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? तो आपके कंडक्टर के इनसाइड हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना मतलब कि उन कंडक्टर्स पर फोर्स लग जाता है। सो इनसाइड द कंडक्टर व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए मैथमेटिकली इस एफएम को देखते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला बनता है। तो प्रैक्टिकली जब आप इसको करके देखते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, एफएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। वैसे तो आप चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़े ही थे, है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो वहां पर भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको इस फार्मूले के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। देखिए, एफ एम था Q इंटू वी क्रॉस बी का फार्मूला ऐसे ही चलता था। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये जो आई डी एल है, ये आई लाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी करते हो और v इंटू डी टी करते हो, मैंने डी टी से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया और क्रॉस बी एज इट इज छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा कि v डी टी को आप dl बना देंगे और डी क्यू बाई डी टी को i बना देंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये आई डी एल क्रॉस बी का फार्मूला दिखेगा। तो Q इंटू वी क्रॉस बी वाला जो फार्मूला है वो तो आपने एक्सपेरिमेंट से पहले ही प्राप्त कर रखा है, और उसके आधार पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे dt से ऊपर नीचे गुना करें या t से ऊपर नीचे गुना करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला आई डी एल क्रॉस बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही फोर्स है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है और वो उसके पास नेट मूवमेंट है, तो चार्ज पार्टिकल इन मोशन हो गया, और अगर आपने पहले से उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है तो उसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, और वो फोर्स आपका इस फार्मूला से लिखा जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। एफ एम हो गया मैग्नेटिक फोर्स, आई डी एल को आप कहेंगे यहाँ पे करंट एलिमेंट, और बी हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन होगा। मैग्नीट्यूड वाइज इसको देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया आई एल बी साइन थीटा। एल जो हो गया आपका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किया तो मान लो वो एल आ गया। ये एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, और इसका मतलब होगा ये इनिशियल टू फाइनल एंड ऑफ द करंट कैरिंग वायर। जो भी करंट कैरिंग वायर होगा उसका इनिशियल से लेकर के फाइनल तक
सीधा सीधा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वही होगा एल, जो आगे के एग्जांपल में और आपको दिखाया जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को एल वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में दिया जाएगा, ये याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और थीटा हो जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर, उनके बीच में आपका ये एंगल जो भी होगा थीटा। सो मैग्नीट्यूड वाइज ये हो गया आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा, जो पढ़ लो आप, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा क्या खास बात ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, आई डी एल क्रॉस बी आप कह रहे हैं। सो ये जो एफ एम होगा वो ये डीएल वेक्टर मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट और ये जो बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का तो यही नेचर होता है, अगर ए क्रॉस बी यहाँ पे आता है तो जो रिजल्टेंट ये वाला आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी वो एल वेक्टर के परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएगा। तो आपका ये इस तरह से, तो एफ एम इज परपेंडिकुलर टू एल एज वेल एज बी, ये ध्यान में रखना है। और इसी में एक खास बात, अगर बी और एल आपस में परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन और करंट कैरिंग एलिमेंट ये या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला, ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हुए तो एफ एम तो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, बी के भी और एल के भी। तो हम कह सकते हैं एफ एम जो होगा यहाँ पर वो बी के भी परपेंडिकुलर है, एल के भी परपेंडिकुलर है, और बी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। सो एफ एम बी और एल आर रिमेन्स पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर पहले से बी और एल के बीच में 90 डिग्री, अब मान लो कि क्रॉस फील्ड या डॉट फील्ड ऐसा दे दिया और वहां पर आपका कोई एल वेक्टर हो गया, तो पहले से ही हो गया बी वेक्टर और एल वेक्टर परपेंडिकुलर। तो अब जो आपका एफ एम बनेगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एफ एम एल बी तीनों आपस में क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस टाइप का सीन हो जाएगा, जैसे एक इस तरफ लग गया, एक इस तरफ लग गया, एक इस तरफ लग गया, ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो डायरेक्शंस के लिए काम करेंगे। तो डायरेक्शन आपको मैग्नीट्यूड तो यहाँ दिख रहा है आई एल बी साइन थीटा, और अगर डायरेक्शन के लिए आप काम करोगे तो फॉर डायरेक्शन एफ एम के लिए आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये, स्क्रू रूल इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रू रूल में क्या होगा, आप एल वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखेंगे और एल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, जो एडवांसमेंट होगा वही आपके एफ एम का डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई डी एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बताते हैं उसके बारे में। और राइट हैंड पाम रूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बताते हैं उसके बारे में भी। और स्क्रू रूल तो बहुत ही सिंपल सा है, कई बार आपको बताया गया है यहाँ पे। तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के केस में स्क्रू रूल होता है उसको आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होगा, एल वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो भी आपका प्लेन आएगा जिसमें कि एल वेक्टर और बी वेक्टर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको स्क्रू रखना है और एल से बी की तरफ रोटेट करना है। जो भी एडवांसमेंट आएगा वो आपके एफ एम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आइए बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो स्क्रू रूल एज यूजुअल, एफ एम हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एंड बी साइन थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को ही आप एल वेक्टर कह देते हैं। सो आपका ये एल बन गया आई बी साइन। देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल और इसका मीनिंग एल का क्या है, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये एक्चुअल वायर हमारा यहाँ ऐसे ऐसे जा करके ये वाला ऐसे जा रहा है, और आपको ए से बी तक के लिए आपको निकालना है कि ए से बी तक के सेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट बी हो गया, आपको सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए से बी की तरफ। तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पर, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करते हैं ए से बी तक के लिए, तो आपका यही स्ट्रेट लाइन वाला एल यहाँ पे ये काउंट हो जाएगा। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया यही चीज़ है, ठीक है। और इसी को आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये करंट एलिमेंट कहलाता है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की तरह आपको काम करना है, इनिशियल टू फाइनल। ये एल वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा यहाँ से यहाँ इस तरह से सीधा ये वाली लाइन, ठीक है। और जो बी वेक्टर है, मान लीजिए कि हम लोग का इस तरह से हॉरिजॉन्टल बी काम कर रहा है, तो बी जो यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये एल वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो वही थीटा आपका यहाँ पर साइन थीटा के रूप में ये थीटा जाएगा, ठीक है। और एल आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो चला जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा।
अब रही बात डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शन के लिए वही बात है, द डायरेक्शन ऑफ एफएम विल बी परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन कंटेनिंग बी एंड एल वेक्टर दैट इज क्रॉस। यहाँ पर की बात हो रही है। अब एल वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। तो स्क्रू रूल क्या कहता है, एल और बी के परपेंडिकुलर हम एक स्क्रू को रखेंगे तो या तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगा या फिर वो अंदर की तरफ जाएगा। तो देखिए आपने रखा है यहाँ पर एक इस तरह से स्क्रू और एल से बी की तरफ आप इसको रोटेट करेंगे। तो एल से बी की तरफ आप रोटेट कीजिए, जब आप इसको घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये अंदर की तरफ एडवांसमेंट होगा। तो जो एफएम का डायरेक्शन होगा वो इस करंट एलिमेंट पर इनसाइड चला जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ एफएम विल बी परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन कंटेनिंग बी एंड एल। बी और एल को कंटेन करता हुआ ये एक वर्टिकल प्लेन हुआ, इस प्लेन के अंदर चला जाएगा, जिसको आप क्रॉस से भी दिखाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब इसी का कुछ और भी एडवांस फॉर्म देख लीजिए, जैसे कि अगर आपका एल वेक्टर और बी वेक्टर पर आपस में परपेंडिकुलर हो, हमारा एल वेक्टर जो अब स्ट्रेट वायर वाला लेते हैं, ज़्यादातर आपको स्ट्रेट वायर के केस ही पढ़ने होते हैं। तो स्ट्रेट वायर हमारा एक इस तरह से वर्टिकल वायर है ऐसे करके इस प्लेन में, और ये क्या है कि क्रॉस फील्ड में रखा हुआ है। तो क्रॉस फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया, परपेंडिकुलरली इनसाइड, और ये इस तरह से वर्टिकल प्लेन में आपका करंट एलिमेंट हो गया, करंट कैरिंग वायर हो गया। तो इस पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो इसका डायरेक्शन आपको आएगा ये इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड। कैसे, तो देखिए ध्यान से, जैसे आपका करंट कैरिंग वायर सीधा सीधा ऊपर की तरफ, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा स्ट्रेट वायर के केस में, वही आपका एल वेक्टर का भी डायरेक्शन बनेगा। तो आपका एल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड है, तो चलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये रेड वाले से अंदर की तरफ यहाँ पे दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे कुछ हो गया, ठीक। तो ये हो गया, इस तरह का एक प्लेन आ गया। अब इसी प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा आपका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या तो इस तरफ आ जाए या तो इस तरफ आ जाए। तो कैसे निकलेगा, तो वही रूल लगाते हैं, एल वेक्टर यहाँ पे हो गया था, बी वेक्टर यहाँ हो गया, एल क्रॉस बी। तो हमने एक परपेंडिकुलर स्क्रू को रखा और एल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, रोटेट कीजिए एल से बी की तरफ, तो एल से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो इस तरफ आएगा, ओपन होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर ओपन कर जाएगा ना, तो मतलब कि आपका एफएम का डायरेक्शन इधर हो गया ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स इस तरह लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, देख सकते हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है, चीजें उलट गई। आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया इस तरह से, इस प्लेन में ऐसे ऐसे जा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया है आउट ऑफ द प्लेन, मैंने डॉट फील्ड, देखिए ऐसे करके ये हो गया। अब जो आपका इस पर फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पे, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऐसे लग जाए या फिर इधर लग जाए, है ना, मतलब कि इस तरफ या इस तरफ। तो क्या करना है, एल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, घुमाए स्क्रू तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो इस वायर पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो ये हो गया इस तरह से। तो राइट हैंड साइड एक तरह से हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि क्रॉस फील्ड में अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाते हो तो फोर्स लगता है लेफ्ट हैंड की तरफ, और अगर डॉट फील्ड में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स लग रहा है राइट हैंड की तरफ, ठीक है ना, दाहिने हाथ की तरफ, और यहाँ पर लग जा रहा है बाएं हाथ की तरफ। बस तो इसी को हमने एक नोट करके इसको याद रखने के लिए लिख लिया। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्रॉस नेचर, जैसा कि ये दिया है, इनटू द प्लेन, देन द डायरेक्शन ऑफ द एफएम विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में वहां पर आ गया। मतलब इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डॉट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट नेचर का है, तो फिर आपका जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऑन द वायर, दैट विल बी एक्टिंग इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्रॉस फील्ड में लेफ्ट हैंड साइड और डॉट फील्ड में राइट हैंड साइड। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन के और भी जो बताए गए थे, फ्लेमिंग्स के रूल और पाम्स रूल, तो जरा उसको भी देख लीजिए फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की यहाँ पर और राइट हैंड पाम रूल की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या हो जाएगा कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को सबसे पहले तो इसके 4 फिंगर, ये वाला थंब और मिडिल फिंगर, इनको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं आप फिगर में, इस तरह से बनाया गया, ओके। और आपको ये स्ट्रेचिंग इस तरह से करनी है कि आपका जो 4 फिंगर है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और
करंट का जो डायरेक्शन हो वो ये मिडिल फिंगर बता दे। मिडिल फिंगर को रखना है करंट के डायरेक्शन में। तो जो ये थंब आपको बताएगा वो क्या बता देगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसी बात को हमने लिखा है। इन दिस केस द थंब, forefinger and middle fingers are stretched such that all three becomes mutually perpendicular to each other as shown in above figure. By doing so, if the forefinger is along the external magnetic field, middle finger along the current या ideal, then the thumb represents the direction of magnetic force on the wire. ठीक है, ये हो जाता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग एलिमेंट पर वो इधर लग गया। ठीक है, थंब की तरफ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप इसको बेसिकली आप पीछे जो हम लोगों ने रूल पढ़ा अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो देख लीजिए, ऐसे ही रखना है। ये हो गया फोर्स। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे करके रख दीजिए इसको। तो करंट हो गया ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, तो अंगूठा हो गया फोर्स, तो लेफ्ट हैंड की तरफ लग रहा है ना। क्लियर हो गया। और वही चीज अगर आपने कहा होता कि डॉट फील्ड में रखना है, तो देखिए ऐसे रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, डॉट फील्ड हो गया, करंट ऊपर की तरफ, ये यहाँ देखिए आपके लिए दाहिने साइड लग गया मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप डॉट फील्ड पे चलोगे, करंट के डायरेक्शन में अगर आप डॉट फील्ड में चलोगे तो फिर आपका जो फोर्स लगेगा वो किधर, इस वायर पे फोर्स लगेगा दाहिने साइड। तो ये अंगूठा बता रहा है ना। ठीक, तो आपको इस तरह से हमेशा हैंड के इन तीनों फिंगर्स का इस्तेमाल कर लेना है। क्रॉस फील्ड हुआ तो इस तरह से देखना है, डॉट फील्ड हुआ तो इस तरह से देख लीजिएगा, आ जाएगा। दूसरा रूल है यहाँ पर एक राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में भी क्या बताता है कि आपको अपने राइट हैंड के को आराम से इस तरह से रख लेना है, मतलब ऐसा कुछ इस तरह से रखना है। ठीक है, ये चारों उंगली एक तरफ और अंगूठा एक तरफ, ऐसे। तो हमने ये रखा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका ये चारों उंगलियां बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अंगूठा क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अंगूठा आपका करंट का डायरेक्शन। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख दिए चारों उंगलियों को, और अंगूठे को रखा करंट के डायरेक्शन में या करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, तो जो एफएम का डायरेक्शन बनेगा वो आपका ये पाम शो करेगा, पाम पर परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस तरह से ये वाला ऐसे, ये पाम शो करेगा। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखना है आपको। अंगूठा हो जाएगा करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ आपका फोर्स लग जाएगा एफएम। क्लियर, ये बात लिखा हुआ है। इन दिस केस द फिंगर्स एंड थंब ऑफ राइट हैंड इज स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलरली, फिंगर्स और राइट हैंड परपेंडिकुलर है as shown in figure. Then if the fingers point in the direction of magnetic field B, finger point किया magnetic field, and thumb in the direction of current I, then normal to the palm, palm के normal direction में, palm का normal direction जो होगा will point in the direction of force, मतलब बिल्कुल इस तरह से आपकी तरफ। ठीक है, अब इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला फोर्स था। ऐसे ही को आप ऐसे घुमा लिए तो मैग्नेटिक फील्ड लगा इधर, करंट ऊपर, तो फोर्स आपकी तरफ। समझ सकते हैं। तो ये राइट हैंड पाम रूल हो गया। अगर डॉट फील्ड में देखना चाहते हैं तो ये ऐसे चला जाएगा आपकी तरफ, ये फील्ड निकल गया, करंट ऊपर की तरफ, और ये पाम मतलब इधर। तो आपके लिए क्या हो गया, ये लेफ्ट या राइट, आपके लिए तो राइट हो गया ना, उधर से देख रहे हो आप उधर से देख रहे हो तो राइट साइड है। तो इसीलिए डॉट फील्ड में काम करेंगे, करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फोर्स किधर लगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, देख सकते हैं। यही अगर क्रॉस फील्ड में काम करोगे तो ये देखो ऐसे कर लिया, तो क्रॉस फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ,
लेफ्ट हैंड साइड लगता था, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। डॉट फील्ड ऐसे राइट हैंड साइड लगता था, राइट हैंड साइड लग रहा है, ठीक है। ये वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझ रहे हैं। तो राइट हैंड पाम रूल ये भी सही है, और आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एफएम के लिए और राइट हैंड पाम रूल भी आपका एफएम के लिए, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी इजी है, खुद से भी करके देख लेंगे। जहाँ दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब तो नोट करके आगे हम एक लाइन लिखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अगर किसी करंट कैरिंग लूप में बात करेंगे जिसमें करंट जो होगा एक लूप में घूम रहा होगा, सर्कुलेट हो रहा होगा, तो उस केस में जो आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर आप निकालोगे इन ए क्लोज लूप, दैट विल कम टू 0, क्योंकि जहां से चले थे घूम के वहीं पर आ जाएंगे। लूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो बस करंट घूमते रहना चाहिए गोल गोल, तो फिर वो घूम के अगर जहां था वहीं आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इन ए क्लोज लूप हो जाएगा 0। इस वजह से नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो भी हो जाएगा 0। इसलिए हमने लिखा नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल वेक्टर इक्वल टू 0। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा इसमें जो है करंट जो है इस तरह से आई करंट जो है थ्रू आउट इस तरह से लूप में चल रहा है, और इसको आपने किसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में हमने सबको रख दिया है इस तरह से। तो इस केस में जो होगा, अगर आप बेसिकली देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस सेक्शन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ एफ लगा, इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड इधर लग जाएगा एफ, और इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरफ लग जाएगा एफ, है ना। और तीनों तरफ बी आई एल बी आई एल बी आई एल सभी तरफ लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं तीनों क्या होगा 120 पर हो। इक्वल इक्वल फोर्स अगर 120 डिग्री पर आ गया, इसी को मिलाइएगा तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। इक्वल इक्वल फोर्स 120 पे रहेगा तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए नेट समेशन ऑफ एफ नेट अगर आप लिखा जाए दिस विल बिकम 0। वही बात यहाँ भी होगी। इस पर भी इस तरफ आपका फोर्स दिख रहा है, इधर इस तरफ दिखेगा फोर्स, इधर भी इस तरफ दिखेगा और इधर इस तरफ दिखेगा। करंट डायरेक्शन में चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, करंट डायरेक्शन चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, करंट डायरेक्शन चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, करंट डायरेक्शन चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और सभी इक्वल है इस तरह से। तो यहाँ भी नेट एफ नेट क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर भी देखोगे तो इस पर जितना फोर्स इधर को लग रहा है उतना ही फोर्स उस पर उधर को लग जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जितना इधर लग रहा है उतना ही आपका इस तरफ भी लग जाएगा, ये दोनों में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो समेशन ऑफ एफ नेट यहाँ भी 0। करंट लूप में घूमना चाहिए, ठीक है, लूप में करंट घूम रहा है। वही हाल यहाँ भी होगा, ये सारे फोर्सेस आएंगे एक दूसरे को सभी कैंसिल आउट कर देंगे। समेशन ऑफ एफ नेट 0। ये भी देखो आप सर्कल में है तो सभी सेक्शंस पर आपको इस तरह से, तो ओवरऑल इनका भी जो रिजल्टेंट बनेगा ओवरऑल 0 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये लास्ट वाला केस जो मैंने दिया है यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये करंट एक लूप में नहीं चल रहा है। लूप का स्ट्रक्चर ट्रायंगल वाला जरूर है, लेकिन आपका इसमें सेल जो है बाहर लगा दिया गया है। इस सब केस में क्या था, सेल किसी साइड में ही लगा हुआ था, तभी उससे वो करंट चलता रहा। लेकिन यहाँ पर सेल बाहर लग गया तो यहाँ से जो करंट आएगा इसमें I1 जाएगा जरूर, इधर I2 को चला जाएगा। करंट का लूप देखिए डिस्टर्ब हो चुका है, ऐसे करंट जा रहा है लेकिन अब इधर नहीं आ रहा है, ये इधर से उधर जा रहा था, तो लूप में नहीं है ये करंट। यहाँ पर 0 नहीं होगा। इसका I1 का जो भी वैल्यू होगा इस तरफ F1 इसी के बराबर इधर भी आएगा। तो एक काम करें, चलिए इसको F1 कहा तो ये भी F1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का लेंथ यहाँ पर का लेंथ इक्वल है, तो BIL जो भी होगा वो दोनों में सेम एक जैसा। और यहाँ देखिए इधर से उधर करंट जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये भी ऊपर की तरफ ही दिखाएगा। इसका भले अलग मैग्नीट्यूड होगा F2, ठीक है। तो ये दोनों आपको एक दूसरे के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसके हिसाब से, और ये वाला उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एंगल यहाँ से यहाँ जो बन रहा है ये तो 90 होगा, और इधर क्या होगा, ये भी 90 होगा,
इस तरह से, और ये वाला तो सीधा ऊपर की तरफ चलेगा। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला और ये वाले के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो उसका जवाब कैसे आएगा? तो उसका जवाब अगर देना है तो आप यहाँ पर लेके आ जाए 90 को, ठीक है। ये अंदर वाला इधर तो 60 है, क्लियर, और इधर जो आएगा वो यहाँ से ऐसे एफ चलेगा। ये वाला इधर 90 जरूर था, लेकिन ये तो 60 था, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल 30-30 बन जाएगा, ये 30 हो गया। तो आपका दो फैक्टर इस तरह से आ गया कि इधर 30 और इधर भी 30 बनाया। ये दोनों जब एक जगह मिला दीजिएगा तो यही हाल हो रहा है ना, इधर भी 30 और इधर भी 30, हॉरिजॉन्टल से इधर 30 और इधर हॉरिजॉन्टल से 30, तो 30-30 60 हो गए खत्म। तो बीच में कितना बचा? 120, सही बात, 120। तो ये दोनों बराबर थे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक बीच में जाएगा, और 120 पर है तो जितना भी ये दोनों वैल्यू था उतना ही जाएगा। सो इन दोनों का नेट रिजल्ट F1 ठीक ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये भी F1 था, ये भी F1 था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ भी F2 पहले से काम कर रहा था। तो यहाँ जो नेट इफेक्ट आपको आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका पहले से F2 था, तो यहाँ पर F1 प्लस F2 आपका ये नेट रिजल्ट आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो नेट फोर्स आपको बिल्कुल ऊपर वाई डायरेक्शन में लग जाएगा ऊपर की तरफ, और F1 प्लस F2 के बराबर लगेगा। जहाँ F1 क्या हो जाएगा? इस केस में F1 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B दिया हुआ है, करंट आपका हो गया I1, और आपका ये चीज चलेगा L, ठीक है। साइन 90 तो चलेगा ही, क्योंकि करंट और L और मैग्नेटिक फील्ड IDL और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या थे? 90 डिग्री पर थे, इसलिए साइन 91 वो ऐसे ही चलना है, BIL लिखेंगे आप। और F2 क्या होगा? तो ये भी आपका हो जाएगा B और I2 इंटू L। अब I1 और I2 की जो वैल्यूज होगी, अगर उसमें देखोगे, अगर ये आइडेंटिकल वायर्स के बने थे तो यहाँ का देखो रेसिस्टेंस डबल होगा, इधर वाले का जो होगा, इसमें अगर R होगा नीचे में, ऊपर वाले में 2R होगा, इसका मतलब ऊपर में करंट आधा ही जाएगा। तो आप कह सकते हो I1 इज 2 टाइम्स I2, उल्टा हो गया, ऊपर में करंट आधा जाएगा, तो मतलब I1 छोटा है, तो I2 इज 2 टाइम्स I1 ऊपर वाले को माना हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर में डबल हो गया है, इसलिए करंट ऊपर में आधा जाएगा, तो कम जाएगा, तो कम है तो 2 से गुना करो तब इसके बराबर जाएगा, ठीक है। तो I2 विल बी 2I1। तो वो कंडीशन आप यहाँ पर अगर फुलफिल करते हो, दैट इज I2 इज 2I1, तो I2 वाला जो F2 होगा ये ग्रेटर होगा, ये सब कंडीशंस आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। F2 आप कह सकते हो कि वो 2 टाइम्स F1 होगा, और F1 क्या है? BI1L, ठीक है। बाकी जो आपका I1 I2 का इन्फॉर्मेशन होगा वो क्वेश्चन में और भी डेटा वगैरह आएंगे, तब उसके हिसाब से क्लियर होगा। बट ऐसे मोटा मोटी आपको एक जनरल व्यू ओवरव्यू दिया कि अगर इस तरह का आपको कोई केस दे तो यहाँ पर आपका F नेट जो हो रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है। समेशन ऑफ F नेट इज नॉट जीरो हियर, बल्कि यहाँ पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो वर्टिकली वाई डायरेक्शन में काम करेगा। क्यों? तो करंट यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है, इसी को समझाने के लिए कहा। इन सारे फिगर्स में आपका लूप बन रहा है, करंट जहाँ चला था वहां पे लौट के आ जा रहा है एक लूप में। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, इधर से चला तो करंट बट गया, इधर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन अब इधर नहीं आ रहा है, बल्कि इधर से उधर करंट जा रहा है, तो कंटिन्यूसली एक लूप नहीं बन पा रहा है, और इसकी वजह से जीरो रिजल्ट नहीं है। आपसे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नेट जो फोर्स बनेगा वो किस डायरेक्शन बनेगा, तो ऐसे केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नेट फोर्स आपका ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पर, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आइए जरा उसको फटाफट देखते हैं। आइए बच्चों, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है। When a current carrying circular ring is kept in a uniform magnetic field, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग को दिया, the net force acting on the ring is zero। अब आप जान रहे हैं, still there is a stretching force developed inside the wire। समझे? नेट फोर्स भले जीरो होगा, लेकिन उस वायर में क्या होगा? एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, एक स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको आप टेंशन कह रहे हो।
inside the wire of the ring. As a result, the ring will expand. तो पहले जिस साइज का होगा उससे थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन हो जाएगा एंड इट्स साइज विल इंक्रीज, ठीक है। तो विच कैन बी गिवन एज, तो इस तरह से इसका यहाँ पर होता है, कभी कभी टेंशन वगैरह मांगता है। देखिए ये आप इस तरह से भी अगर आप वायर देते हैं जो कि लूज कंडीशन में होगा तो क्या होगा कि फोर्सेस यहाँ पर काम करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से ऐसे एक्सपेंडिंग नेचर का ऐसे आएगा। याद रहे यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा भी होगा ना तो भी इसको फाइनली सर्कुलर में ही जाके कन्वर्ट होना है, ये इसी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप उल्टा करके रखोगे तो फोर्सेस अंदर की तरफ होगा तो वे सिकुड़ते सिकुड़ते नजदीक आएंगे, लेकिन नजदीक आने के बाद फिर क्या होगा आपस में पलट जाएंगे, क्योंकि वो आपस में करंट जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली कहानी वहां पर आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप उल्टे डायरेक्शन में भी दोगे या फिर डॉट यहाँ पे रहेगा, डॉट नेचर का भी अगर फील्ड रहेगा तो भी आपका फाइनल रिजल्ट कन्वर्जन इसी में जाएगा, उनको एक्सपेंड ही होना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके वायर्स आपके आएंगे ना, अगर ये दोनों कभी नजदीक भी आ गए तो क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन वाले वायर्स है, जैसे करंट इसमें इधर से उधर जा रहा है तो इसमें इधर से इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो आएंगे तो एक दूसरे को वो टच नहीं कर सकते क्योंकि रिपल्सन होगा, और इसीलिए वो फिर पलट जाते हैं, पलट के फिर से वो इसी कंडीशन में आके फिर फाइनली आपको इसी तरह से एक्सपेंड बन जाते हैं, एक्सपेंडिंग नेचर का। तो आगे आएगा कभी तो डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल यही समझिए कि आपको अगर यहाँ पर किसी भी तरह का वायर दिया हुआ है और उसमें अगर आपने करंट को दौड़ा दिया तो फाइनली उसका कंडीशन जो होगा ये इस तरह से सर्कुलर में जाकर के स्ट्रेच हो जाएगा। और अभी यहाँ पर चारों तरफ स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगी जो इसमें वायर में एक टेंशन को डेवलप करेगी। उस टेंशन का कैलकुलेशन कभी करने के लिए आपसे पूछता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम इसी को इलाज करके यहाँ बनाया गया है। एक छोटा सा डीएल सेक्शन यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिसे यहाँ दिखाया गया है ना, ये वाला सेक्शन। अभी यहाँ से हम लोग इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, टी इधर आपका टेंशन हो गया, इधर टेंशन हो गया। तो देखिए इस डीएल के ठीक बगल वाला पोर्शन जो है वही यहाँ पर टी टेंशन के साथ इसको खींचेगा, तो ये इस तरह से इधर ड्रॉ करेगा। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ इसने थीटा एंगल बनाया इधर भी और इधर भी, तो इस टी का कंपोनेंट तोड़िए, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और इस तरफ सेंटर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। इसका भी वही ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ टी साइन थीटा, तो कुल मिला के 2t साइन थीटा, और ये ऊपर हॉरिजॉन्टल की तरफ टी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर चूंकि ये करंट था है ना और ये क्रॉस फील्ड में है, तो क्या होगा यहाँ पर इस डीएल वाले सेक्शन पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब ऊपर की तरफ आई डी एल बी का मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और वही फोर्स जो है बैलेंस करेगा इस 2t साइन थीटा को, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ये देख सकते हैं एक सर्किल का यहाँ पे पार्ट है, तो ये पूरा एंगल अगर 2 थीटा हो गया, थीटा थीटा इधर 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा बराबर डीएल बाई आर, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ का जो भी एंगल होगा तो वो यहाँ की ये लेंथ डिवाइड बाय आर, तो 2 थीटा हो गया, और ये आपका डीएल था तो डीएल बाई आर हो जाएगा, सिंपल। तो उसको जरूरत पड़ने पर आगे यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स, जिसको हम टेंशन भी कह रहे हैं, ऑन दी वायर कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो आप देख सकते हैं यही 2t साइन थीटा इस IDLB को बैलेंस करेगा, कर दिया। अभी क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो डीएल सेक्शन है ये बहुत स्मॉल सेक्शन होता है, स्मॉल सेक्शन होने की वजह से थीटा भी काफी क्लोज इधर से आएगा, तो वो भी काफी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ के ठीक बगल वाला पोजीशन है, तो बगल वाला पोजीशन पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल भी बहुत छोटा आएगा। तो छोटे एंगल थीटा के लिए साइन थीटा इज ऑलमोस्ट थीटा, ओके, और वेरी स्मॉलर एंगल थीटा साइन थीटा इज ऑलमोस्ट थीटा। तो वही आपने यहाँ पर रख दिया, साइन थीटा को थीटा रख दिया। सो 2t इंटू थीटा इक्वल टू आई डी एल बी, सो t बिकम्स आई डी एल, और ये 2 थीटा नीचे आ गया इंटू बी। अब dl बाई 2 थीटा को क्या कह सकते हैं, तो dl बाई 2 थीटा को r कह सकते हैं, यहाँ से dl बाई 2 थीटा को r कह सकते हैं, यहाँ से r इधर आ जाएगा 2 थीटा उधर चला जाएगा, तो वो आपका आ गया i इंटू डी एल बाई 2 थीटा इंटू बी। तो dl बाई 2 थीटा r हो गया, सो आई आर बी, यही आपका टेंशन का रिजल्ट आएगा। तो इसको अगर आप अरेंज करके लिखो तो b पहले फिर i फिर r, तो बी आई आर, ये टेंशन की वैल्यू हो जाती है। तो टेंशन इन द स्ट्रेस्ड वायर, ऐसे केसेस में आपको क्या लिखना है, बी आई आर। तो ये काफी बार के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रेस्ड वायर इज बी आई आर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही हम लोग रखेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसमें अब बहुत सारे केसेस होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे जिसमें आपने ये जितना भी पढ़ा है उसका ठीक से एप्लीकेशन करवाया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़िए।